brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज हम बात करेंगे स्लीप की। टू स्टार्ट विथ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्नोरिंग, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो लाउड स्नोरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। हमारे मेडिकल साइंस में एक स्टॉप बैंक क्वेश्चनर होता है जिसमें S फॉर स्नोरिंग होता है, T फॉर टायर्डनेस होता है, O फॉर ऑब्जर्व्ड एपनिया होता है, P फॉर ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें अगर हम अपने पेशेंट से पूछते हैं कि आप खर्राटे लेते हो, इतना ज़ोर से खर्राटे लेते हो कि बगल वाले कमरे तक सुनाई देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्नोरिंग एक अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है हमारे सांस की नली के रुकने का। इट स्टार्ट्स विथ स्नोरिंग, धीरे धीरे एपनिया हो जाता है, सांस की नली चोक कर जाती है, उसके बाद हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सारा डिवास्टेटिंग और यू कैन से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होता है। लेकिन कभी कभी ये स्नोरिंग बच्चों में भी हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर स्नोरर हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों में बहुत बार ऐसा होता है, नेज़ल सिम्टम है, नज़ला जुकाम है, उसके वजह से भी बच्चे स्नोर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है एनाटॉमिकल थोड़ा डिस्टॉर्शन है, रेट्रोग्नेथिया है, मैक्रोग्लोसिया है, इन सब के वजह से भी स्नोरिंग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एलर्जिक राइनाइटिस में अगर स्नोरिंग होती है तो हम नेज़ल पे एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, तो बच्चों में ये ठीक हो जाता है। और बहुत बार उसके माता पिता बच्चे के वो भी कहते हैं कि नहीं, सर्दियों में खर्राटे लेता है या उसकी सांस की नली थोड़ी सी चोक होती है, हम उसमें एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा का मैनेजमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो मेन स्नोरिंग है, अमूमन अगर एक डाटा में याद करूँ तो इंडिया में करीब 17% लोग स्नोर करते हैं। मेल्स ज़्यादा स्नोर करते हैं, फीमेल्स कम स्नोर करती है, लेकिन फिर भी ये 15 से 17% का डाटा है। लेकिन हर एक स्नोरर में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि स्नोर करते करते खर्राटे लेते लेते जब सांस की नली रुक जाए तो वो बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। जैसे मैं एक दिखाता हूँ कि आप खर्राटे ले रहे हो, उसके सांस रुक गई, उसका झटके देके उठते हैं, तो ये बहुत सीरियस इफेक्ट होता है। इसको हम लोग एपनिया बोलते हैं, चोकिंग बोलते हैं। अब इसको मैंने तो मिमिक करके दिखाया, लेकिन आप इसको कैसे डिटेक्ट करोगे, तो इसके लिए स्लीप स्टडी होती है, पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं, स्लीप स्टडी होती है। इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4। अब आज के तारीख में होम स्लीप स्टडी भी करते हैं लेवल 2 में, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो होता है इन लैब स्लीप स्टडी। आजकल बहुत ज़्यादा लोग घर पे स्लीप स्टडी करवा लेते हैं, बट उसमें मशीन ठीक से नहीं लगी, मशीन का केबल ठीक नहीं था, हमारे सारे चैनल्स वर्किंग थे या नहीं, टाइम से बाईपैप लगाया या पॉजिटिव प्रेशर लगाया कि नहीं, उसके बाद कैसा बिहेव करता है। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो इन लैब स्लीप स्टडी होता है, अटेंडेड स्लीप पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं। हॉस्पिटल में रुक के वहाँ पे एक स्लीप टेक्नीशियन होता है, वो हमारे शरीर सारे बाल पे लीड्स लगा के कंप्यूटर पे देखता है कि हमारी रात में जब हम सोते हैं तो हमारे पैरामीटर्स कैसे हैं। जैसे हम स्नोर करते हैं तो सांस की नली चोक कर रही है, हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है कि नहीं, हमारे हार्ट की धड़कन कैसा है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स का मूवमेंट कैसा है, हमारे लेग मूवमेंट कैसे है। तो इन सारे पैरामीटर्स का करीब 32 चैनल्स हम लोग देखते हैं इन हाउस स्लीप स्टडी में। पॉलीसोम्नोग्राफी या स्लीप स्टडी करके हम लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या पैरासोम्निया है। इसी के सेकंड पार्ट में हम लोग टाइट्रेशन स्टडी भी कर सकते हैं। खर्राटे लेते लेते हमने देखा 1-2 बजे रात तक कि इसकी डायग्नोज रह गई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो हमने पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वाली मशीन बाईपैप या सीपैप लगा के ये देखी आधे रात के बाद कि ये कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका खर्राटा कम हुआ कि नहीं, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन कम हुई कि नहीं, एपनिया ठीक हुआ कि नहीं, स्नोरिंग कम हुई कि नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम बेटर हुआ कि नहीं। तो ये सारे स्लीप स्टडी के पार्ट होते हैं, उसमें हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं इन हाउस अटेंडेड पॉलीसोम्नोग्राफी। तो डायग्नोज करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम पॉलीसोम्नोग्राफी कराएं। एक बार आपको पता चल गया कि खर्राटे लेते हैं और इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो मुझे डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही है। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको स्लीप स्टडी करवानी है कि नहीं करवानी है, आपकी सैचुरेशन कितने फॉल करते हैं, आपका हार्ट का इको कितना है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से हार्ट पे असर पड़ता है, ब्रेन पे असर पड़ता है। शॉर्ट एक्टिंग अगर हम लोग समझे, आपको अगर रात में नींद नहीं आई है तो आप दिन में बैठ के सोते रहोगे, दिन में सोते रहोगे। कभी कभी हमें ऐसा मिलता है गाड़ी चलाते चलाते सो गए, तो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं। आपका रात में ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये अलार्मिंग साइंस है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर पॉलीसोम्नोग्राफी कराता है या स्लीप स्टडी कराता है, उसके बाद अगर हमें कंफर्म होता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि हमारी सांस की नली सांस लेना चाहती है लेकिन ऊपर अपर एयरवे में चोक कर जाती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। मैं
अपने पेशेंट को समझाता हूँ ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो इसका मैकेनिकल की तरह इलाज ही होता है। बहुत बार आप ऐसा करते हो कि यहाँ पे मैंडिबुलर अप्लायंसेस लगा देते हो, जिसके वजह से जो रात में ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर थे, अपर एयरवे जो कोलैप्स कर रहे थे, वो थोड़े से स्टक होते हैं। सेकंड, हम लोग जो गोल्ड स्टैंडर्ड आज तक की डेट में है रिकमेंडेड है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कि हम एक छोटी सी मशीन जो नाक के रास्ते हवा देते रहती है उसको लगा के रात में सोते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि रात में हमारी सांस की नली चोक नहीं होती है और हमें अच्छी नींद आती है। दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगर मान लो कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, जैसे मैंने बताया रेट्रोग्नाथिया, मैक्रोग्लोसिया या और कुछ और प्रॉब्लम है, तो सर्जिकल इलाज भी आप कर सकती हो, बट वो डाउन द लिस्ट होता है। अल्टीमेटली बहुत बार हम ये देखते हैं एलर्जिक राइनाइटिस है या साइनोसाइटिस है, उसकी वजह से स्नोरिंग करता है, लोग सेप्टोप्लास्टी वगैरह करवा लेते हैं, देखते हैं कि उससे फ़ायदा होता है कि, बट दीज आर डाउन द लिस्ट। अल्टीमेटली आई थिंक गोल्ड स्टैंडर्ड टिल डेट इज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाईपैप या सीपैप लगा के हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर हम लोग 90% केसेस माने इट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, 10% बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी कुड बी पॉसिबिलिटी, बट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। जैसा मैंने बताया था शुरुआत में स्टॉप बैंक क्वेश्चनर में, तो उस पर बी इज फॉर BMI। BMI एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, आइदर डाइट से, या आप कैलोरी बर्न करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, जस्ट टू रिड्यूस योर बॉडी वेट, एंड BMI शुड बी लेस देन 25। अगर आपका BMI लेस होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, वेट रिडक्शन करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप हाइजीन। कभी कभी ऐसा होता है हम रात में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके बैठे हैं, उससे भी नींद में प्रॉब्लम होती है। तो दीज आर पार्ट ऑफ स्लीप हाइजीन। रात में सोने से पहले कॉफ़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, कम से कम आधे 1 घंटे पहले, तो वो भी आपके कुछ हद तक स्लीप प्रॉब्लम्स को दूर करता है। बट अल्टीमेटली अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो आई थिंक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, एंड वेट रिडक्शन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।